Design of the connecting rod. It is the third important component of the IC engine. सबसे पहले हमने सिलेंडर की डिजाइन को समझा है ना। सिलेंडर की डिजाइन के करीब 5-6 स्टेप हैं। तो उसके बाद पिस्टन की डिजाइन के करीब भी 6-7 स्टेप हैं, काफी डिटेल में है पिस्टन की डिजाइन, है ना। सिलेंडर की डिजाइन में हमने क्या किया था, फॉर रिवीजन पर्पस देखें तो सबसे पहले हमने सिलेंडर की वॉल की थिकनेस निकाली थी। सिलेंडर की वॉल की थिकनेस या सिलेंडर की लाइनर की थिकनेस ना। उसके बाद सिलेंडर में और क्या कैलकुलेट किया था, है ना। सिलेंडर के अंदर फ्लैंज होता है तो फ्लैंज की थिकनेस निकाली थी, है ना। सिलेंडर वॉल की थिकनेस, सिलेंडर फ्लैंज की थिकनेस, और उसके बाद सिलेंडर के अंदर बोल्ट होते हैं ना। ये तो सिलेंडर वॉल है, दिस इज द सिलेंडर वॉल। इसके ऊपर सिलेंडर फ्लैंज होता है, फिर सिलेंडर कवर होता है। तो हमने सिलेंडर वॉल की, सिलेंडर फ्लैंज की, सिलेंडर कवर की, और उसके बाद इसके अंदर बोल्ट लगे होते हैं। तो बोल्टों का डायमीटर, नंबर ऑफ द बोल्ट्स, है ना, और बोल्टों की पिच, ये सारा काम हमने सिलेंडर की डिजाइन में कंप्लीट किया था, है ना। जस्ट 1 मिनट में रिवीजन किया। अब मान लीजिए मैं पिस्टन की बात करूं तो पिस्टन में हमने क्या क्या किया था। पिस्टन में हमने क्या क्या किया था, हमने निकाला था एक तो पिस्टन की हेड की थिकनेस, है ना, कि पिस्टन के हेड की थिकनेस क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमने निकाली थी पिस्टन के बैरल की थिकनेस, है ना। तो ये पूरा बैरल कहलाता है। ये पूरा जो पार्ट है टॉप से लेके नीचे तक, हेड को छोड़ दें तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये बैरल कहलाता है, पिस्टन का बैरल। तो बैरल की थिकनेस हमने निकाली थी। इसके बाद बैरल वाले पार्ट में ही रिंग बनी होती हैं। बैरल वाले पार्ट में ही क्या होती है, रिंग है। रिंगों के ग्रुप बने होते हैं और उन ग्रुप में रिंग फंसा दी जाती हैं। तो ये रिंग भी 2 तरह की थी, एक कंप्रेसर रिंग थी, एक ऑयल रिंग थी। तो ये हमने रिंगों की क्या होनी चाहिए, रेडियल थिकनेस क्या होनी चाहिए, और एक्साइल विड्थ क्या होनी चाहिए। तो वो TR BR वो सब हमने निकाला था, है ना। रिंगों नंबर ऑफ रिंग्स निकाला था। रिंग्स में अज्यूम कर लिया था कितनी रिंग ऑयल होनी चाहिए, कितनी वो होनी चाहिए। दोनों प्रकार की रिंग अज्यूम करने के बाद हम पहुंच गए थे पिस्टन के स्कर्ट की लेंथ क्या हो। जैसे रिंग मान लो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ एंड हो गई, तो ये तो रिंग वाला पोर्शन हो गया। अब इस रिंग वाले पोर्शन से जो नीचे का पोर्शन है, रिंग वाले पोर्शन से नीचे का बॉटम का जो पोर्शन है, ये कहलाता है पिस्टन स्कर्ट। तो इस स्कर्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस स्कर्ट पर ही थ्रस्ट आते हैं, है ना। थ्रस्ट आते हैं कनेक्टिंग रॉड की मूवमेंट की वजह से, इस पिस्टन के स्कर्ट पर थ्रस्ट आते हैं। तो पिस्टन स्कर्ट फिर सिलेंडर वॉल के साथ में वियर आउट करता है। तो उससे बचने के लिए कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो पिस्टन की लेंथ LS हमने कैलकुलेट की। LS के बाद हमने LP निकाला था, लेंथ ऑफ पिस्टन निकाला था। लेंथ ऑफ पिस्टन के बाद हम पहुंच गए थे पिस्टन पिन पर। तो पिस्टन पिन आपको बता दें तो होलो होलो टाइप की पिस्टन पिन थी, जिसका बाहरी डायमीटर DO था और इसका इंटरनल डायमीटर DI था। तो फिर इस पिन को हमने बियरिंग प्रेशर से डिजाइन किया था, और फिर इसे शियर स्ट्रेस के लिए चेक किया था और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी चेक किया था। तो यदि हमारी पिन शियर और बेंडिंग में सेफ है, तब हम कहते हैं कि होल पिस्टन डिजाइन इज सेफ। तो ये मैंने हल्का सा आपको रिवाइज कर दिया है पिस्टन की डिजाइन को। नाउ वी आर मूविंग टू दी कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड की जो शेप होती है, कनेक्टिंग रॉड में एक तो स्मॉल एंड होता है, स्मॉल एंड के बाद में एक उसके अंदर बिग एंड होता है। क्या होता है, बिग एंड होता है ऐसे करके। तो ये स्मॉल एंड होता है, ये वाला पार्ट, ये बिग एंड होता है। सो दिस इज द स्मॉल एंड, और ये कहलाता है बिग एंड। और ये कनेक्टिंग रॉड की लेंथ होती है ना। दिस इज द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। और मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, राइट। तो ये कनेक्टिंग रॉड। अब ये जो स्मॉल एंड है, इस स्मॉल एंड के अंदर ही, तो यदि स्मॉल एंड को देखा जाए तो स्मॉल एंड का पहले तो कैप होगा, है ना। इसकी जो डायमेंशन होगी कैसे होगी, पहले तो इसका कैप होगा, सर्कुलर कैप होगा। सर्कुलर कैप के अंदर फिर जो है इसके अंदर एक लाइनर होगा, है ना। लाइनर के अंदर पिस्टन पिन होगी, है ना।
तो लाइनर के अंदर पिस्टन पिन होगी। तो पहले लाइनर होगा, पहले कैप होगा, कैप के बाद अंदर लाइनर होगा, लाइनर के अंदर पिस्टन पिन होगी, पिस्टन पिन होगी लाइनर के अंदर। तो इस पार्ट की ज्योमेट्री तो कुछ ऐसी होगी। अब ये वाले पार्ट की जो ज्योमेट्री है बिग एंड की, तो इसकी भी कुछ कुछ सेम ही होगी। कुछ लोग वेट कर रहे हैं मीटिंग में, एडमिट ऑल मैंने किया है फिर भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब आ जाए। तो अब इस पार्ट का देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक कैप होगा, बिग एंड का कैप होगा, फिर बिग एंड का लाइनर होगा, और बिग एंड के लाइन, अच्छा बिग एंड को जो है ये तो बनाया जाता है सिंगल पार्ट में, स्मॉल एंड, लेकिन बिग एंड को हम दो पार्ट में बनाते हैं ना, ड्यू टू फिटिंग पर्पस। तो इसमें दो पार्ट में बनाने पे क्या होता है कि इसमें हम यहाँ पे बोल्ट लगा देते हैं। सो दिस इज बोल्ट हियर एंड दिस इज बोल्ट हियर, ये यहाँ पे बोल्ट लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि दो बोल्ट लगेंगे, चार बोल्ट लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि इंजन हमारा हैवी ड्यूटी है या लो स्पीड इंजन के लिए हो रहा है या हाई स्पीड इंजन के लिए यूज हो रहा है, लाइक दैट। ये जो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लो स्पीड इंजन में ये कितना होना चाहिए, हाई स्पीड इंजन में कितना होना चाहिए। और ये हमारी होती है क्रैंक रेडियस, है ना, एक होती है स्मॉल आर इज द क्रैंक रेडियस। तो बिग एंड में भी ऐसी होता है, बिग एंड बियरिंग, बिग एंड लाइनर होता है, फिर उसके अंदर क्या घुसी होती है, पिन, क्रैंक पिन घुसी होती है इसकी। तो इनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है, स्मॉल एंड का और बिग एंड का। इसका स्ट्रक्चर स्प्लिट टाइप का होता है ना, स्प्लिट स्ट्रक्चर होता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है कनेक्टिंग रॉड का। अच्छा वैसे शेप सेम है, कैप है, कैप के बाद लाइनर है, लाइनर के बाद पिस्टन पिन है। अब इसमें कैप है, कैप के बाद लाइनर है, लाइनर के बाद क्रैंक पिन है ना, इधर पिस्टन पिन है, इधर क्रैंक पिन। सो दिस इज समथिंग आइडिया अबाउट दिस। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा बताऊं कि मान लीजिए ये तो लेंथ है कनेक्टिंग रॉड की, ये यहाँ पे पिस्टन पिन के साथ अटैच है ना, कनेक्टिंग रॉड, और ये आपका मान लेते हैं कि ये आपकी रेडियस है, ठीक है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मान लीजिए। तो ये ट्रायंगल बन गया आपका ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी तो कनेक्टिंग रॉड हो गई और बी सी आपकी हो गई क्रैंक। तो आर जो है वो क्रैंक की रेडियस है। तो यदि क्वेश्चन में आर ना दिया हो कभी कभी, तो आर को L/2 अज्यूम किया जा सकता है, ये गाइडलाइन है, आर कैन बी अज्यूम्ड L/2। अब ये स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक लेंथ है ये, इट इज द स्ट्रोक लेंथ। और जो कैपिटल एल है वो लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड है ना, इट इज लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ध्यान रखिए वो दोनों, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल आर डिफरेंट। स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, and small r is the crank radius, and r equal to L/2 can be assumed if r is not mentioned in the question. अब देखिए जरा, कनेक्टिंग रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कहलाता है फाई एंगल, और क्रैंक रेडियस का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कहलाता है थीटा, ठीक है। अब यदि इस ट्राइंगल में हम साइन रूल लगा दें, साइन रूल होता है a/sin a इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c। तो यदि हम साइन रूल लगाएं तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू R डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई, R डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई। तो ज्योमेट्री से ये एक इक्वेशन निकल के आती है कि रोटेशन के टाइम पर कनेक्टिंग रॉड किसी भी पोजीशन में हो, है ना, किसी भी पोजीशन में हो, जैसे कि ये क्रैंक ऐसे ऐसे घूमता रहेगा मान लीजिए, तो जब कनेक्टिंग रॉड यहाँ होगी तो इसका ट्राइंगल कुछ ऐसे बन जाएगा, ट्राइंगल विल बी समवॉट लाइक दिस, है ना। तो उस केस में थीटा बदल जाएगा, उस केस में फाई भी बदल जाएगा, करेक्ट। मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड की पोजीशन यहाँ हो गई, तो जब यहाँ पे पोजीशन होगी तो ये वाला पॉइंट भी मूव कर जाएगा, तो कुछ ट्राइंगल आपका ऐसे बन जाएगा लाइक दिस। तो उस केस में फाई ये हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा। सो थीटा और फाई होल द टाइम, होल द मोशन, होल द वर्किंग प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, है ना। तो थीटा और फाई चेंज होते रहते हैं, तो फाई बदलने का मतलब है कनेक्टिंग रॉड की एंगुलरिटी, है ना। तो मैं बात करता हूं कि फाई को मैं क्या कहूंगा, ये जो एंगल फाई है
कनेक्टिंग रॉड का फाई एंगल है ना, फाई, नॉट थीटा, इट इज फाई एंगल। तो इस फाई एंगल को हम कहेंगे एंगुलरिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, एंगुलरिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। अब ये एंगुलरिटी यदि ज्यादा हुई है ना, ज्यादा कब होगी एंगुलरिटी? ज्यादा होने के लिए तरीका ये है कि मान लीजिए ये पिस्टन है और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है और ये आपकी क्रैंक रेडियस है, तो ये L है और ये R है। अब L/R का रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब मान लीजिए L/R का रेशियो काफी ज्यादा है ना, L/R का रेशियो बिग है, मतलब इट इज वेरी लार्ज। व्हेन L/R इज लार्ज, मान लीजिए L लार्ज हो गया, तो L/R का रेशियो लार्ज है, मतलब L लार्ज है, और L लार्ज होने का मतलब है, L लार्ज होने का मतलब है कि आपकी जो एंगुलरिटी है वो कम रहेगी। सर एंगुलरिटी इसलिए कम रहेगी क्योंकि ये एंगल फाई, ये एंगल थीटा, किसी भी ट्राइंगल में यदि कोई बड़ी साइड है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। तो यदि L ज्यादा होगा तो थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा तो फाई कम होगा, तो एंगुलरिटी रिड्यूस हो जाएगी। सर कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर वो हरिओम बघेल एंटर नहीं कर पा रहे सर, उसे सर एडमिट कर दीजिए। मैंने कर दिया है, उसके नेट में कोई दिक्कत लग रही है मुझे, मैंने उसे 4-5 बार एंटर कर दिया है, मैं फिर से कर देता हूँ। ओके सर, मैं उसे बोल देता हूँ, उसका सर मैसेज आ रहा है मेरे पास। हाँ सर हाँ विकास और विनीत भी हैं सर। हाँ सर वेरी एक गुड। अमन मिश्रा भी है सर। अमन मिश्रा को कर दिया, विकास को कर दिया, यतीश को कर दिया। अब इसमें आकाश उपाध्याय दोबारा से निकल गए थे क्या? अवधेश चौधरी को कर दिया, विनीत कुमार को भी किया, कौन है तो कोई भी नहीं है। हरिओम बघेल आ गए दोबारा, इनको भी कर दिया। ठीक है, 1 पर्सन इज वेटिंग। हरिओम को करने के बाद उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, ज्वाइनिंग लिखा हुआ आ रहा है लेकिन वो एंट्री नहीं कर पा रहा है, उसके नेट में कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हाँ सर, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है सर। हाँ यही लग रहा है ना, बाकी सबको मैंने अंदर ले लिया। 43 पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में, है ना। चलिए, तो वापस आता हूँ मैं। हरिओम बघेल 2 एंट्री आ रही हैं एडमिट, तो यहाँ भी कर देते हैं, किसी से भी हो जाए इनका। अब हो गया शायद हरिओम का, है ना। हरिओम अंदर आ चुके क्या? एक हरिओम आ गए, एक बाकी है, 2 एंट्री चल रही है। हरिओम बघेल, मुकुल चौधरी अब आए हैं, ठीक है, इन्हें भी कर दिया मैंने। ऐसे ही ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा वेटिंग। जाके रखे कि एक्सपायर्ड है वो, ये हाँ, मिला जाए। तो चलिए जरा सा इधर ध्यान दीजिए कि ये आपका पिस्टन है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। यदि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ काफी ज्यादा होगी, मतलब L लॉन्ग है मान लीजिए, तो लॉन्ग होने से क्या प्रॉब्लम आती है और शॉर्ट होने से क्या प्रॉब्लम आती है, ये देखना है। तो ये एंगल फाई है, ये आपका R है, L लार्ज है, तो लार्ज साइड, किसी भी ट्रायंगल में लार्ज साइड के सामने का एंगल लार्ज होता है। थीटा लार्ज होने का मतलब है फाई स्मॉल हो गया, है ना। R छोटा है मतलब फाई स्मॉल हो गया। फाई स्मॉल हो गया मतलब, फाई स्मॉल होने का मतलब है एंगुलरिटी, एंगुलरिटी इज लेस, है ना, एंगुलरिटी इज लेस। और जब एंगुलरिटी लेस है तो पिस्टन की सरफेस, यानी कि जो स्कर्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है पिस्टन का? फिर से वेटिंग रूम में कोई है? चलो, हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? स्कर्ट। तो स्कर्ट पे क्या आते हैं? थ्रस्ट आते हैं। थ्रस्ट क्यों आते हैं? इस कनेक्टिंग रॉड की मूवमेंट पे आते हैं। तो ये कनेक्टिंग रॉड की मूवमेंट इस एंगुलरिटी से प्रभावित होती है। तो यदि एंगुलरिटी ज्यादा है तो थ्रस्ट ज्यादा आएगा, तो थ्रस्ट ज्यादा आएगा, है ना। और यदि एंगुलरिटी कम है तो थ्रस्ट कम आएगा। ठीक है, तो दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेज। यदि लेंथ कम है तो थ्रस्ट ज्यादा आएगा, ठीक है, थ्रस्ट ज्यादा आएगा तो यहाँ पे वियर एंड टियर ज्यादा होगा। और जब कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कम हो जाएगी, क्रैंक की लेंथ बढ़ जाएगी, तो उस केस में ये आपका फाई ज्यादा हो जाएगा, फाई ज्यादा होने से थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा,
है ना, स्कर्ट की सरफेस पर थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा। थ्रस्ट ज्यादा होने से एक प्रॉब्लम और आएगी कि जो स्कर्ट की लेंथ होती है LS, वो लेंथ भी हमको छोटी रखनी पड़ेगी। छोटी क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि जो कनेक्टिंग रॉड छोटी हो गई होने के कारण यदि कनेक्टिंग रॉड को ज्यादा अंदर घुसा दिया पिस्टन के, तो वो पिस्टन की स्कर्ट से टकराने लग जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझिए, यदि कनेक्टिंग रॉड छोटी हुई और जैसे ही वो पिस्टन के अंदर मूवमेंट हुई, तो मूवमेंट होने से उसकी एंगुलरिटी ज्यादा है, तो वो स्कर्ट की सरफेस से यानी कि पिस्टन के स्कर्ट की सरफेस से हिट करने लग जाएगी, तो वर्किंग में अगेन प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब हाई एंगुलरिटी इज नॉट डिजायरेबल, है ना। तो स्मॉल लेंथ, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बहुत स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा होने पे क्या दिक्कत होगी? ज्यादा होने पे हमको ये तो जो जो थ्रस्ट है वो तो रिड्यूस हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। यदि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ ज्यादा है, थ्रस्ट रिड्यूस हो गया, तो इट इज बेटर फॉर अस। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो इंजन का साइज है, यदि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बड़ी है तो इंजन का जो साइज है वो साइज बढ़ जाएगा, इंजन ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसका मतलब इंजन जो है ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इंजन कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब L लार्ज हो गया तो इंजन कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। और यदि L स्मॉल हो गया तो एंगुलरिटी बढ़ने से साइड थ्रस्ट ज्यादा आएगा और वो पिस्टन की स्कर्ट से टकराने भी लगेगा। तो दैट्स व्हाई L और R का रेशियो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि इसे 5:6 या 4:5 के बीच में रखा जाना चाहिए, है ना। तो L/R मस्ट बी बिटवीन 4:5। तो यदि कभी क्वेश्चंस में L/R का रेशियो ना दिया हो, देन वी कैन अज्यूम L/R इज 4:5, है ना। जनरल कनेक्टिंग रॉड की लेंथ को सर इंक्रीज करने से सर क्या डिसएडवांटेज था सर? हाँ देखो, ये डिसएडवांटेज था कि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बढ़ाने से ये हमारा एक बार फिर से देखिए, डिसएडवांटेज, वेरी गुड क्वेश्चन। ये पिस्टन है आपका, है ना, और ये आपका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड की लेंथ काफी ज्यादा है, ये क्रैंक रेडियस है। तो जब कनेक्टिंग रॉड की लेंथ हो गई तो इंजन कितना स्पेस घेरेगा? ज्यादा स्पेस घेरेगा ना, लेंथ बढ़ जाएगी टोटल। हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है इंजन का वो ज्यादा ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करेगा। ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करने से एक तो इंजन का वेट बढ़ जाएगा, इंजन ज्यादा स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा। ज्यादा लेंथ होने से कनेक्टिंग रॉड का वेट भी बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने से इनर्शिया फोर्सेस बढ़ जाएंगे। इनर्शिया फोर्स बढ़ने से अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम भी आएगी, है ना। तो ज्यादा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ ज्यादा होना भी डिजायरेबल नहीं है और कम होना भी डिजायरेबल नहीं है। तो इसके लिए जो एक सुटेबल रेंज है वो L/R का रेशियो 4:5 के बीच में होना चाहिए। आई थिंक आदित्य क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके। और सर फाई और थीटा दोनों को बढ़ाने से सर हम लोग का थ्रस्ट लगेगा ना सर स्कर्ट पे? दोनों को देखो, ऐसा है कि ये कनेक्टिंग रॉड तो मूवमेंट करती रहती है ना। जैसे देखो, ये मान लो पिस्टन है, ये आपका ये पिस्टन है। अब मान लीजिए यहाँ से ये आपके सर्किल में कनेक्टिंग रॉड मूव हो रही है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है ना। और बी वाला पॉइंट कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, वो भी मूव करता रहेगा। तो कभी तो आपकी ट्रायंगल की सिचुएशन ये बनेगी, है ना। अब ये पॉइंट, ए वाला पॉइंट मान लीजिए मूव होके यहाँ आ गया कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो आपके पॉइंट की सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, कुछ दूसरे पॉइंट पे जाके ऐसे बन जाएगी। तो देखिए, पहले फाई ये था, अब फाई ये हो गया, पहले थीटा ये था, अब थीटा ये हो गया। तो फाई और थीटा आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, फाई और थीटा बदलते रहते हैं। तो हमें ये फाई और थीटा फिर कंट्रोल कैसे होते हैं? ये फाई और थीटा कंट्रोल होते हैं एल और आर के रेशियो से। यदि एल और आर का रेशियो 4 से 5 है तो ये फाई और थीटा उस रेंज में आ जाते हैं कि ये पिस्टन की स्कर्ट से नहीं टकराते, है ना। पिस्टन की स्कर्ट से कनेक्टिंग रॉड नहीं टकराती है, तो वो प्रॉपर रेंज में आ जाते हैं। तो एक तो L/R का अजम्पशन ये लिया जा सकता है। अब आते हैं हमने ये समझा कि कनेक्टिंग रॉड का एक स्मॉल एंड होता है, एक बिग एंड होता है, और बीच में उसकी जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इसको बॉडी भी बोल देते हैं, कभी कभी शैंक भी बोल देते हैं, है ना, शैंक ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये बिग एंड है और ये आपका स्मॉल एंड है। अब बात आती है कि कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन का क्या मतलब है। कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन का मतलब है कि कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए। तो कनेक्टिंग रॉड के कई क्रॉस सेक्शन प्रचलित हैं। एक तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, है ना। सर्कुलर के अलावा एक आपका आई सेक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है कनेक्टिंग रॉड में।
कनेक्टिंग रॉड में एक आई सेक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसे कहीं पर भी यदि आप काटेंगे तो आपको आई सेक्शन दिखाई देगा, है ना, आई सेक्शन दिखाई देगा। तो कनेक्टिंग रॉड जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन या आई सेक्शन की बनाई जाती है। जो लो स्पीड इंजन होते हैं उनमें तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ज्यादा यूज होता है, और जो हाई स्पीड इंजन होते हैं वहां पर आई सेक्शन ज्यादा यूज होता है। अब हाई स्पीड पर आई सेक्शन ज्यादा क्यों यूज होता है? आई सेक्शन की खासियत ये होती है कि इसका जो वेट है वो कम आता है, इसका जो वेट है वो कम आता है, और ये बेंडिंग में स्ट्रेंथ भी अच्छी देता है ना, बेंडिंग में स्ट्रेंथ भी अच्छी देता है, और इसका वेट कम आता है। वेट कम आने की वजह से कनेक्टिंग रॉड का वेट रिड्यूस हो जाता है। खुल के आ रहा हूँ अंदर। कनेक्टिंग रॉड का वेट रिड्यूस हो जाता है तो इनर्शिया फोर्स रिड्यूस हो जाती है, वो आई सेक्शन इज प्रेफर्ड। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड की जल्दी आ गई, डिजाइन जरूरी सामान है ना ये। एक मिनट म्यूट कर लीजिए आशीष, अपने फोन को माइक्रोफोन को म्यूट करिए। अरे तो बाहर फाड़ूंगा, अंदर हाथ धो के लाऊंगा फिर चीज। आशीष सिंह इतने हाथों से छू छा के आती है। मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा, चलिए मैं कर देता हूँ म्यूट ऑल। ठीक है, अब तो कोई वेट नहीं कर रहा है, नो वेटिंग नाउ। तो मैंने आपको ये बताया कि कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन में दो क्रॉस सेक्शन होते हैं, तो अब वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की, है ना, क्रॉस सेक्शन की डिजाइन कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो अब क्रॉस सेक्शन में देखिए कि आई सेक्शन के बारे में थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि जो आई सेक्शन हम यूज करेंगे, या सबसे पहले हम रैंकाइन फॉर्मूला देखें। तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो एज ए कॉलम बिहेव करती है। कनेक्टिंग रॉड बिहेव्स लाइक ए कॉलम, क्योंकि यहाँ से गैस फोर्स आता है, यहाँ से क्या आता है, गैस फोर्स आता है। तो जब ये कनेक्टिंग रॉड लेफ्ट साइड में मूव करती है तो ये अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है। तो कनेक्टिंग रॉड पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होते हैं। तो अंडर कंप्रेशन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आते हैं, तो ये जस्ट लाइक कॉलम की तरह बिहेव करते हैं। तो कॉलम में क्या होता है, या तो दोनों सपोर्ट फिक्स हो सकती हैं या दोनों सपोर्ट हिंज हो सकती हैं। जैसे ये हिंज हो गई और ये हिंज हो गई, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम। कॉलम थ्योरी आपने पढ़ी है, कॉलम में दो थ्योरी चलती हैं, एक तो यूलर थ्योरी चलती है और एक जो है रैंकाइन थ्योरी चलती है। तो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बहुत ज्यादा तो होती नहीं है, तो इट इज नॉट ए लॉन्ग कॉलम, तो इसको शॉर्ट कॉलम की तरह ट्रीट करते हैं। तो शॉर्ट कॉलम पर कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है? रैंकाइन थ्योरी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। तो रैंकाइन थ्योरी का मैं यहाँ पर अभी आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि रैंकाइन थ्योरी के हिसाब से जो बकलिंग लोड होता है या क्रिटिकल लोड होता है, दैट इज गिवन बाय सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए एल, है ना, एल इक्विवेलेंट होता है, एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बकलिंग लोड का एज पर दी रैंकाइन। यहाँ पे सिग्मा सी क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, और एरिया ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए आई सेक्शन है तो एरिया कितना हो जाएगा? आई सेक्शन का एरिया, ये तो टी सेक्शन हो गया है ना, ये टी सेक्शन है। तो आई सेक्शन का यदि एरिया निकालना है तो आई सेक्शन का एरिया दिखाते हैं जरा आपको। मान लीजिए कि मैंने आई बना दिया, आई कहाँ रखूं? ये इस तरह से आई बना दिया। तो अब इसमें ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लैंज। ये टॉप फ्लैंज, ये बॉटम फ्लैंज, और ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? वेब। वेब तो वो तो पैसों ना आवे वो का है नाच। तो 1 person इज वेटिंग, अतिशय जैन एडिट है, तो वेंडर ले लेते हैं। चलिए, तो अब मैं यहाँ आ गया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इस पर बात कर लेता हूँ। अब मैं आई सेक्शन पे, तो आई सेक्शन में देखिए, आई सेक्शन का जो शेप है ऐसा रहेगा। इसमें ये इसकी विड्थ कहलाती है। बी इक्वल टू हम जनरली लेते हैं 40
और ये इसकी हाइट कहलाती है। तो h इक्वल टू जनरली हम लेते हैं 5t। ये क्यों लेते हैं इसका भी रीजन अभी बताएंगे। तो इसकी विड्थ होती है 4t, हाइट होती है 5t, और इसकी जो थिकनेस होती है वो स्मॉल t होती है, फ्लैंज की थिकनेस है ना। और वेब की जो थिकनेस होती है वो भी t होती है। माँ पंखा कैसे चल रहा अब है? यदि इसका एरिया निकालना है मुझे, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ वही दी सर। दिस पार्ट। तो ये वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 4t मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये हो गया 4t स्क्वायर, प्लस ऊपर वाले पार्ट का एरिया 4t स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट का एरिया भी 4t स्क्वायर हो गया, दैट इज आल्सो 4t स्क्वायर, प्लस अब बचा हुआ जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हो जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 3t, क्योंकि 5t में से t और t माइनस हो गया है ना। टोटल 5t है, उसमें से एक t निकल गया, दूसरा t माइनस हुआ, तो 5t माइनस 2t 3t आ गई इसकी आगे। तो t इंटू 3t यानी 3t स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया टोटल 11t स्क्वायर। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड के केस में जो आई सेक्शन यूज होता है उसका जो एरिया होता है वो 11t स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि उसका जो एरिया होता है वो 11t स्क्वायर होता है। नंबर 1। अब इस आई सेक्शन को देखिए कि इसका एक एक्सिस तो ये जा रहा है एक्स एक्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसका इस एक्सिस पे इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, आपने सब पढ़ रखा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सब पढ़ा है आपने। तो अभी मेरा पर्पस है आई एक्स एक्स निकालने का, है ना। क्या निकालने का पर्पस है मेरा, आई एक्स एक्स निकालने का। वेटिंग रूम, आकाश उपाध्याय आ गए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आई एक्स एक्स की, है ना। मैं बात कर रहा हूँ आई एक्स एक्स की। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एक्स एक्स निकालने के लिए मैं मान लेता हूं कि एक तो बड़ा रेक्टेंगल है मेरे पास, है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल का इनर्शिया क्या होता है, बी एच क्यूब बाई बी एच क्यूब बटे 12 होता है, आपको सबको पता है, बी एच क्यूब बटे 12। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4t, सो इट इज 4t। एच की वैल्यू कितनी है 5t, सो इट इज 4t मल्टीप्लाइड बाई 5t का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। बड़े रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब इस बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटा रेक्टेंगल का माइनस कर देंगे और इस छोटे रेक्टेंगल का भी माइनस कर देंगे, है ना। तो हमें हैचेड एरिया का इनर्शिया मिल जाएगा। तो माइनस, अब इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल तो 40 है, 40 में से t माइनस हो गया, तो ये बची हुई लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी हुई 3t। तो एक तरह से कह सकते हैं ये 3t/2 और ये 3t/2, या टोटल 3t हो गया। तो 3t तो इसकी विड्थ हो गई, और इसकी हाइट कितनी है वो भी 3t है। सो 3t इंटू 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 12, बी एच क्यूब बटे 12। तो मैंने इनर्शिया कैसे निकाला है, बड़ा रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल्स, है ना। तो बड़े रेक्टेंगल का ये हो गया, छोटे रेक्टेंगल का ये हो गया, दोनों को माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 5 टू द पावर 3 125, 125 इंटू 4 500, तो ये आ गया 500 माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 मीन्स 81। तो ये हो गया 500 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 12 इंटू टी क्यूब इंटू टी इज t4। इसमें भी t4 आया, तो ये t4 कॉमन हो गया। अब 500 में से 81 माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा 419। कितना मिलेगा 419। तो आपका आंसर आ गया 419 डिवाइडेड बाई 12 टी टू द पावर 4। ये आपका इनर्शिया हो गया आई एक्स एक्स। ये याद रखने का है कि आई सेक्शन का जो एरिया होता है वो 11t स्क्वायर होता है, और उसका जो इनर्शिया होता है वो 419/12t4 होता है। कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं 2 नंबर में कि भाई फाइंड द इनर्शिया,
ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो उसमें कभी कभी ये डायमेंशन भी बदल देते हैं, 40 की जगह कुछ और दे दिया, 50 की जगह कुछ और दे दिया। तो इन दैट केस यू कैन फाइंड बाय दिस प्रोसीजर द इनर्शिया। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि कनेक्टिंग रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक तो आई सेक्शन होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात ये, ज्यादातर जो प्रचलित सेक्शन है वो आई सेक्शन है ना। क्यों है ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो आई सेक्शन ज्यादा प्रचलित है, इसमें दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्स होता है और एक वाई वाई होती है एक्सेस, है ना। अभी मैंने वाई वाई पे काम नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ एक्स एक्स पे काम किया है। तो जब मैंने एक्स एक्स पे काम किया तो मुझे आई एक्स एक्स अभी कितना मिला है, मुझे मिला है 419/12 T4, ठीक है। और एरिया मुझे कितना मिला है, 11T², करेक्ट। जब मुझे इनर्शिया पता है, एरिया पता है, तो क्या मैं रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकाल सकता? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, √I डिवाइडेड बाई ए। √I रेडियस ऑफ गायरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंकाइन फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन का टर्म आता है। तो कॉलम की जब स्टडी करते हैं रैंकाइन फॉर्मूले से शॉर्ट कॉलम मानकर, तो कनेक्टिंग रॉड को हम अभी शॉर्ट कॉलम मान लेंगे और शॉर्ट कॉलम मान के उस पर हम रैंकाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो रैंकाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हमको उसके क्रॉस सेक्शन का क्या आना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन आना चाहिए। और रेडियस ऑफ गायरेशन होती है √I डिवाइडेड बाई ए। आई क्या है, इनर्शिया, ए है एरिया। अब आप देखें तो आई की वैल्यू कितनी है, 419/12 T4, और एरिया की वैल्यू कितनी है, 11T²। तो यदि आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहें तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू √I की वैल्यू 419/12 T⁴ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया इज 11T², 11T²। अब T4 से T² कट जाएगा तो T² आ जाएगा, T² का रूट होगा तो वो T आ जाएगा निकल के बाहर, है ना। अब 419 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 11, मैं यदि इसको सॉल्व करूं, आप भी सॉल्व करके देखिए, तो 419 डिवाइडेड बाई 12 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 11, ये 3.174 आ गया। फिर इसका रूट और है तो रूट आंसर मैंने किया तो 1.78 आ गया ये। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आ गई, 1.78T। तो तीन चीजें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो एरिया, एक इनर्शिया, एक रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में एरिया यदि यूज करना होगा तो 11T² यूज करेंगे, इनर्शिया यूज करना होगा तो ये यूज करेंगे, और गायरेशन यूज करना होगा तो ये डायरेक्टली यूज करेंगे, वहां प्रूफ नहीं करेंगे, वी विल यूज डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक्स एक्स एक्सिस पर मेरी बात हो गई। अब मेरी बात चलेगी थोड़ी सी वाई वाई एक्सिस पर। तो वाई वाई एक्सिस के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को दोबारा से बना लेता हूँ फॉर द क्लैरिटी। सो अगेन मेरे पास कनेक्टिंग रॉड है और अब मेरे पास बात कर रहा हूँ वाई वाई एक्सिस पे। अब मैं एक्स एक्स एक्सिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, वाई वाई पे बात कर रहा हूँ, और मुझे आई वाई वाई यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी वाई वाई एक्सिस निकालना है। तो देखिए डायमेंशन तो वही है, ये वाली डायमेंशन कितनी है, 4T है, और ये अंदर वाली डायमेंशन कितनी है, 3T है। टोटल डायमेंशन 5T है ना, यहां से लेके यहां तक ये टोटल डायमेंशन कितनी है, 5T है। और इसकी थिकनेस कितनी है, वेब की थिकनेस, ये भी T है, और ये फ्लेंज की थिकनेस कितनी है, ये भी T है, दिस इज आल्सो T। तो ये डायमेंशन है। अब मुझे आई वाई वाई, अब मेरा एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस के पैरेलल जो डायमेंशन है वो हो गई b, और ये हो गई हाइट, BH⁵/12 होता है। तो ये वाली डायमेंशन T है, T मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वैल्यू कितनी है, 4T, तो T इंटू 4T का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ये मैंने इनर्शिया निकाल दिया कौन से पार्ट का, मैंने कनेक्टिंग रॉड को 3 भागों में बांटा। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो अभी मैंने पार्ट नंबर 1 का इनर्शिया निकाला है। पार्ट नंबर 1 का जो इनर्शिया है वो होगा BH⁵/12। अब यहाँ B की वैल्यू तो क्या है, T, और H की वैल्यू क्या है, 4T, तो T इंटू 4T³ डिवाइड बाई 12। पार्ट 1 इज ओवर। अब इसमें पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 पे देखें सेम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सेम है। इसकी भी थिकनेस T है, इसकी भी जो हाइट है वो 4T है। तो T इंटू 4T³ बाई 12 अगेन उतना ही आएगा, इसलिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं।
2 से मैंने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये कवर हो गया। अब पार्ट 3 पे बात करें तो पार्ट 3 की जो डायमेंशन है वो 3t है, एक डायमेंशन 3t है, और जो उसकी हाइट है वो t है, ये 3t ये t, पार्ट नंबर 3। तो 3t इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसको सॉल्व यदि करेंगे तो 4 टू द पावर क्यूब ये होता है 64, 64 इंटू 2 128, 128 माइनस 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27, ये प्लस है 128 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 12, टी क्यूब इंटू टी t4, टी क्यूब इंटू टी t4, तो t4 कॉमन हो गया। तो अब इसको जरा आप भी सॉल्व करिए। 128 प्लस 27, 128 प्लस 27 कितना आ रहा है, एक 128 प्लस 27 है ना, t इंटू 40 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 3t इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आ गया, ये 27 क्यों आएगा, ये तो 3 आएगा ना, कितना आएगा 3 आएगा। इट इज नॉट 27 क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब नहीं है, क्यूब तो केवल t का क्यूब है। तो दिस विल बी 3 ओनली है ना, दिस विल बी 3 ओनली, सो दिस विल बी 3। सो 128 प्लस 3 कितना हो गया 131। तो आई वाई वाई जो है वो हमारा आ गया, आई वाई वाई इज 131 डिवाइडेड बाई 12 टी टू द पावर 4। देखो वो 419/12 आया था, ये 131/12 आया है ना, वाई वाई के एक्सिस में इनर्शिया। तो अब आप के वाई वाई निकाल सकते हैं, है ना। तो के वाई वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, के वाई वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई ओवर ए, यही तो होता है आई ओवर ए। अब आई की वैल्यू ये है और एरिया की वैल्यू कितनी है कनेक्टिंग रॉड के लिए, एरिया तो उतना ही है 11t²। तो दिस डिवाइड बाय दिस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिलेगा, t4 का रूट, t4 से t² कट जाएगा, तो जरा एक बार वैल्यू रख लेते हैं, 131/12 t4, ये तो i की वैल्यू है, और एरिया की वैल्यू 11t² है। t4 से t² कैंसिल होकर t² बाहर आ गया, और इसको सॉल्व किया मैंने 131 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 11 अगेन, और फिर इसका रूट, तो ये आंसर 0.99 आ गया, 0.9962। तो 0.9962 t ये रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है मैंने कि इनर्शिया ऑफ द इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस एंड इनर्शिया अबाउट द वाई वाई एक्सिस, दोनों मैंने निकाल दिए है ना। एक बार फिर से आई एक्स एक्स मैंने निकाला है 419/12 t4, और मैंने आई वाई वाई निकाला है 131/12 t4। दोनों का रेशियो यदि देखा जाए तो आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय आई वाई वाई विल बी, सब कुछ कट जाएगा, 419/131 करें तो हमें मिलेगा 419 डिवाइड बाई 131, 3.198 यानी कि 3.2। तो लगभग इसकी वैल्यू 3.2 आ रही है आपके पास। कितनी आ रही है 3. इसको ध्यान रखिएगा कि इनर्शिया का जो रेशियो है वो 3.2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा डिसीजन अभी निकलने वाला है। तो अब हम जरा सा रैंकाइन की तरफ जा रहे हैं। तो रैंकाइन के केस में देखिए क्या था, यदि मैं रैंकाइन की बात करूं तो रैंकाइन फॉर्मूला, कॉलम कनेक्टिंग रॉड को हम कॉलम की तरह भी हम मान रहे हैं, तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या है हमारा, रैंकाइन फॉर्मूला हमारा है बकलिंग लोड के लिए। तो बकलिंग लोड इन एक्स डायरेक्शन और बकलिंग लोड इन वाई डायरेक्शन, दो लोड निकलेंगे, दोनों तरफ बकलिंग हो रही है ना। जैसे कि मान लीजिए ये कनेक्टिंग रॉड है, लेट दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, तो इसकी जो बकलिंग है वो एक्स डायरेक्शन में भी हो रही है और इसकी बकलिंग वाई डायरेक्शन में भी हो रही है। तो दोनों तरफ बकलिंग होने से हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमारी कनेक्टिंग रॉड दोनों एक्सिस में, दोनों प्लेन्स में इक्वली स्ट्रांग हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन में भी इक्वली स्ट्रांग हो। तो हम एक बार तो रैंकाइन फॉर्मूला लगाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक बार रैंकाइन फॉर्मूला लगाएंगे वर्टिकल प्लेन में, और फिर उन दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे।
तो सबसे पहले मैं रैंकाइन फॉर्मूला लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो रैंकाइन फॉर्मूले से जो बकलिंग लोड होता है तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा सी, अभी मैंने बताया था, सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाई ए 1 प्लस एरिया, एरिया नहीं ये कांस्टेंट है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो 1 प्लस ए एल इक्विवेलेंट है ना, एल इक्विवेलेंट। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड को एज ए हिंज माना जाता है, तो उसकी जो लेंथ होती है एल इक्विवेलेंट वो एल के बराबर ही होती है। तो एल ई की जगह एल लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक्स डायरेक्शन की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, के एक्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वाला ये जो है ये क्या है, बकलिंग लोड है, बकलिंग लोड इन एक्स डायरेक्शन। अब मैं बकलिंग लोड इन वाई डायरेक्शन लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस ए, कांस्टेंट भी वही रहेगा। अब इक्विवेलेंट लेंथ, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में पिस्टन पिन लगी होती है तो ये इस दोनों किनारों पर फिक्स अज्यूम की जाती है। कनेक्टिंग रॉड कैसे अज्यूम की जाती है कि ये फिक्स है, तो फिक्स होने की वजह से जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है वो L/2 हो जाती है। कॉलम थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब फिक्स्ड एंड का कॉलम होता है तो उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है वो आधी मानी जाती है ना। तो जब इसकी बकलिंग होगी तो जब हिंज होती है तो बकलिंग ऐसे होती है ना, और जब फिक्स होता है तो बकलिंग पहले सीधी उसके बाद बकलिंग होती है बीच में से। तो बकलिंग केवल इतने हिस्से में होती है, ऊपर के हिस्से में बकलिंग नहीं होती है, नीचे के हिस्से में बकलिंग नहीं होती है। तो इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है वो टोटल लेंथ की आधी मान ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो L की जगह L/2 मानी जाएगी, है ना। तो वर्टिकल प्लेन में जो लेंथ है वो L, इक्विवेलेंट लेंथ L न लेकर L/2 ली जाएगी, केवल यही डिफरेंस है। तो हमने इसको कर दिया L/2, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है y y प्लेन में, KY बाई होल स्क्वायर। ये हमारा ये हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये बकलिंग लोड है y डायरेक्शन का, और ये वाला जो पोर्शन है ये बकलिंग लोड है x डायरेक्शन का। For the our connecting rod to be equally strong, these both buckling loads must be equal. तो अब इसको इक्वल करने के बाद देखो सिग्मा सी ए से सिग्मा सी ए कट गया, कैंसिल हो गया, इट इज कैंसिल आउट है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, है। तो अब बचा क्या, तो वो बचे हुए पार्ट को अब हम लिख लेते हैं। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमें बचा 1 बाई के एक्स एक्स होल स्क्वायर, 1 बाई के एक्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 के वाई वाई होल स्क्वायर, 1 बाई 2 के वाई वाई 2 के वाई वाई होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर भी कट गया, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर भी कट गया, तो अब बचा क्या, के एक्स एक्स इक्वल टू 2 के वाई वाई बचा, है ना। तो हमें मिला के एक्स एक्स इक्वल टू 2 के वाई वाई, है ना। अब तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो हमें मिला के एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स के वाई वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एरिया से मल्टीप्लाई किया, इधर भी एरिया से मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है ए के स्क्वायर क्या होता है, इनर्शिया। तो ये वाला पार्ट जो है वो इनर्शिया है आई एक्स एक्स, और 4 टाइम्स ये वाला जो पार्ट है ये भी इनर्शिया है ए के स्क्वायर, है ना। तो ये आई वाई वाई है, ये आई एक्स एक्स है ए के एक्स स्क्वायर, और ये ए के वाई स्क्वायर जो है वो आई वाई वाई है। तो कनेक्टिंग रॉड के इक्वली स्ट्रांग होने के लिए ये कंडीशन निकल के आती है कि इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 4 टाइम्स द इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 4 टाइम्स द इनर्शिया ऑफ वाई डायरेक्शन, है ना। तो इसका मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई का रेशियो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आई सेक्शन में हमको कितना मिला रेशियो, 3.2। तो 4 तो नहीं मिलता लेकिन 4 के आसपास मिल जाता है, 4 के आसपास मिल जाता है। इसी इनर्शिया को यदि आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में मान लो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका जो एक्स एक्स एक्सिस होगा इस पर इनर्शिया कितना होगा, पाई बाई 64
d4, यही होता है ना सर्किल का। और y एक्सिस पे कितना हो जाएगा, π/64 डिवाइडेड बाई d4। तो चूंकि सर्कुलर शेप में इनर्शिया x और y में इक्वल होता है, तो यदि हम दोनों का रेशियो निकालेंगे यहाँ पर Ix का और Iyy का फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो हमको कितना मिलने वाला है, 1, है ना। तो और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 की, मिल रहा हमको कितना है, 1। इसी वजह से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फॉर द हाई स्पीड इंजन्स इज नॉट सुटेबल। but the I section in which the ratio is found 3.2 and which is somewhat equivalent to 4, लगभग 4 के बराबर है, that's why I cross section is suitable for the connecting rod। ठीक है, अब टाइम हो रहा है। तो आज की क्लास में इम्पोर्टेंट हमने क्या किया है कि कनेक्टिंग रॉड के पार्ट्स होते हैं, एक तो स्मॉल एंड, बिग एंड, और उसकी शैंक बॉडी होती है ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा आपसे बात हो जाए। अनम्यूट ऑल करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, सर ये LY2 दोबारा बता दीजिए, LY2 कैसे लिया आपने? वो शांत होइए, अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, जब कहना हो तभी बात करें। दोबारा बता दीजिए। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कनेक्टिंग रॉड ऐसे मूव करती है, तो वो यहाँ पर एज ए हिंज अज्यूम की जाती है, एज ए हिंज अज्यूम की जाती है। तो ये पॉइंट भी हिंज है, ये पॉइंट भी हिंज है, तो L इक्विवेलेंट बराबर L माना जाता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो रोटेशन प्लेन है, रोटेशन प्लेन वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में ये दोनों पॉइंट पर कितनी आ रही सर? फिक्स अज्यूम की जाती है। तो फिक्स अज्यूम करने से जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो उसकी हाफ होती है। ये कॉलम थ्योरी का रूल है। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है दूसरी क्लास का, तो मैं अभी डिस्कस द रिमेनिंग डिजाइन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। पूरा बुलवाया तो मेरा ही आएगा। हेलो हेलो सर हम लीव कर सकते हैं? सर तो गए। हाँ कर सकते हैं।